बागेश्वर उपचुनाव का रण अपने अंतिम चरण पर है। हार जीत का फैसला जनता का भावी मूड तय करेगा। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। बीजेपी के वोटर चेतना अभियान और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों का मतदाता पर क्या असर होगा, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस उपचुनाव के मिथ्य को तोड़ पाएगी। हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं रोहित विक्रम सिंह। रोहित, बागेश्वर उपचुनाव का जो रण है वो अब अपने अंतिम चरण में है। हार जीत का फैसला अब जनता के मूड पर तय करेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जो सेमीफाइनल मैच की तरह कांग्रेस इस पूरे चुनाव को देख रही है। फिलहाल बीजेपी भी अपनी पूरी मेहनत यहाँ पर लगा रही है। आप देखिए, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे, वहां मंत्री पहुंच रहे, मंत्रियों का जमावड़ा हो रहा है। ऐसे में जनता का मूड किस ओर है। इधर 200 रुपए जो है सिलेंडर के दाम सस्ते कर दिए गए हैं, इधर वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, जनता का मूड अभी किस ओर दिख रहा है? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, वोटर चेतना अभियान और जो 200 रुपए गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हुए? बिल्कुल मनीष जी, देखिए चूंकि इस समय सबकी नज़रें बागेश्वर उपचुनाव पर लगी हुई हैं और कुछ समय बाद ही निकाय चुनाव भी होंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा 2024 के। और इसी के दृष्टिगत जो है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चाहती है कि जो ये मिथ्य है उपचुनाव का, बाई इलेक्शंस का, जिसमें अमूमन रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट ही जीतता है, इस मिथ्य को तोड़ा जाए। क्योंकि इस समय 40 स्टार प्रचारक जो हैं कांग्रेस के, लगातार जो है बागेश्वर में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत और तमाम जो अन्य नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, ये सभी नेता इस समय बागेश्वर में मौजूद है। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल माध्यम से जनता से संबोधित किया जा रहा है, पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, अपनी नीतियों को बताया जा रहा है। और ऐसे में एक मास्टर स्ट्रोक जो है भारत सरकार द्वारा पूरे देश को ही दिया गया है, क्योंकि घरेलू गैस के दामों में 200 रुपये की घटोतरी की गई है। इसको भी बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर प्रचारित प्रसारित कर रही है, क्योंकि पूरे देश में 33 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो घरेलू गैस का इस्तेमाल करती हैं महिलाएं, और 9 करोड़ 58 लाख उज्ज्वला योजना के तहत ऐसी महिलाएं हैं जिनको सरकार जो है इन योजनाओं का से लाभ देती है। 200 रुपये पहले उसमें सब्सिडी मिलती थी, अब 200 रुपये सरकार ने और कम कर दिए हैं। तो इन तमाम मसलों को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, बीजेपी के लीडर्स जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी जिन जिन प्रदेशों में सरकारें हैं वहाँ हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर दे रहे हैं और सरकार जो है वहाँ की जनता को भारी रियायत दे रही है। और ऐसे में चूँकि बागेश्वर के चुनाव, हालांकि सरकार अस्तित्व में नहीं आएगी, लेकिन वो एक प्रकार से आगामी 2024 के एजेंडे को भी साथ कर कांग्रेस यहाँ पर चल रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस बात को कहा था कि 500 से अधिक गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे। ये बात जनता के सामने कांग्रेस रखेगी कि देखिए, भले ही हम चुनाव हार गए, लेकिन अन्य राज्यों में हम चुनाव जीत कर आए हैं और वहाँ पर गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये से अधिक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जनता के बीच परोसने का काम कर रही है। इधर बीजेपी के तैयारियों की अगर हम बात करें तो विधायकों और जो सांसद हैं उनके कामों का लेखा जोखा देखिए मनीष, बहुत पहले ही प्रेस मीट के द्वारा मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया है। एक तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया है। मिस्ड कॉल अभियान के तहत हमने देखा है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या फिर विधायक हैं, वो प्रबुद्धजनों के घर जाकर मिस्ड कॉल अभियान के तहत बीजेपी के टोल फ्री नंबर पर उन्होंने मिस्ड कॉल कराया। प्रदेश के जो घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मिस्ड कॉल अभियान के तहत बीजेपी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल कराया और लाखों की संख्या में बीजेपी को मिस्ड कॉल प्राप्त हुए। और मिस्ड कॉल ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों का भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बखान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चला, जिसको वर्चुअल माध्यम से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं या फिर ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के मंत्र को उन्होंने सुना है। 2 दिन की कोर कमेटी की बैठक होती है, इसमें संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कोर कमेटी की बैठक में मंत्रियों को यह आदेश किया जाता है, विधायकों को यह आदेश होता है
सांसदों को आदेश होता है कि प्रत्येक विधानसभा में जाकर गांव-गांव जाकर टिफ़िन बैठकें की जाए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाए, लंच के दौरान टिफ़िन करके उनसे आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत ये अभियान भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले से ही कर रही है और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर बागेश्वर उपचुनाव के दौरान भी बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए मेरा देश मेरी माटी अभियान भी पूरे देश में बीजेपी ने शुरू किया है। वोटर चेतना अभियान भी बीजेपी का 26 से लेकर 31 अगस्त यानी कल तक चला है और आगे भी ये अभियान जो है गतिमान है। तो इन तमाम योजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब इन अभियानों के जरिए बीजेपी जो है जनता तक पकड़ बनाने में लगी हुई है। उधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार अंकिता हत्याकांड का मसला हो, भर्ती घोटाला हो या फिर बेरोजगार पर लाठीचार्ज हो, महिला उत्पीड़न, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मसलों को लेकर इस उपचुनाव में उतरी है। लेकिन देखना होगा कि जनता तक अपनी बात समझाने में कौन सा राजनीतिक दल सफल साबित होता है। लेकिन चूँकि सरकार जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है क्योंकि 4 बार के विधायक चंदन राम दास की पत्नी जो है पार्वती दास मैदान में है। ऐसे में उनको सिंपैथी वोट निश्चित तौर पर पड़ सकते हैं और बीजेपी जो अपनी तमाम नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों, प्रदेश सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। निश्चित तौर पर स्वर्गीय चंदन राम दास के 4 बार विधायक वहाँ रहे वो, और उनके द्वारा जो क्षेत्र में कार्य किए गए हैं उनको लेकर जाएगी। बहुत सारे लंबित प्रस्ताव थे उनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री के सामने रखे गए थे, उन कामों को भी पूरा किया जा रहा है। और परिवहन विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग, समाज कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग स्वर्गीय चंदन राम दास के पास रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कैसे लोगों को लाभान्वित किया, इन चीज़ों को जनता के बीच बीजेपी मेंशन करेगी, परोसेगी। और निश्चित तौर पर फिलहाल जो पल्ला जो है भारतीय जनता पार्टी का भारी नज़र आ रहा है। और उधर कांग्रेस तमाम आरोप भी लगा रही है कि जहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो अमला जमला है या फिर उनके अंडर में जो प्रशासनिक अमला है, वहाँ पर पत्रकारों को नहीं आने दिया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये तमाम गतिरोध भी वहाँ पर जारी है, क्योंकि अमूमन बाई इलेक्शंस में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बीजेपी का पूरा प्रयास है कि थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वहाँ बागेश्वर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत के आए, क्योंकि 40 स्टार प्रचारकों की सूची उन्होंने भी तैयार की है। सारे मंत्री, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सभी लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूरा प्रयास हो रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ इस उपचुनाव को जीता जाए। साख दांव पे लगी है रोहित, कहीं ना कहीं साख दांव पे लग गई है अब कांग्रेस की भी। ऐसे में कांग्रेस का कहना है रोहित कि भाई ये लोग जितने भी तंत्र हैं उस तंत्र का गलत उपयोग कर रही है बीजेपी। बसंत कुमार जो कि उनके वहाँ के प्रत्याशी हैं बसंत, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई बीजेपी वहाँ जो सारी जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, उसका दुरुपयोग कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये है बीजेपी वहाँ पर क्या वास्तव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है? अगर कर रही है, आपको इस बात का डर है, तो आप उस चीज़ का सबूत पेश कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि बसंत कुमार जब आम आदमी पार्टी में थे तब उन्होंने 17,000 वोट लेकर आए थे। अब ऐसे में वो कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो कांग्रेस के भी वोट कहीं ना कहीं बसंत कुमार को मिलेंगे, जो कांग्रेस के अपने वहाँ पर वोट हैं। तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? वोट का मार्जिन ज़्यादा रहने वाला है इन लोगों के बीच में, क्योंकि सपा भी खड़ी हो गई है, आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई है, माफ़ कीजिएगा यूकेडी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है, सपा भी अपने प्रत्याशी उतार रही है। यूकेडी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ ना कुछ वोट अगर यूकेडी भी पाती है तो ऐसे में फ़ायदा किसका होने वाला है, नुकसान किसका होने वाला है यहाँ पर? और क्या वास्तव में वहाँ पर जो प्रशासनिक जो भी तंत्र है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? जी देखिए बहनी, जो पहला सवाल आपने पूछा है उसके तहत जो जिलाधिकारी होता है संबंधित जिले का, वही जो है चुनाव अधिकारी भी होता है, यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी जिलाधिकारी होता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर क्योंकि वो सरकार के अधीन कार्य करता है, जहाँ पर वोट की काउंटिंग होती है वहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि खुद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो मौजूद रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस को डर सता रहा है, क्योंकि कहीं प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, क्योंकि वो जिलाधिकारी भी वहाँ रहेंगे और वही जिला निर्वाचन अधिकारी भी रहते हैं संबंधित क्षेत्र के विधानसभा के। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में ये वोटों की हेराफेरी हो सकती है। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, चूँकि कांग्रेस इस पर पहले ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुकी है कि अब जब केंद्र में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जैसा 26 दलों का गठबंधन हो चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, सपा भी शामिल है
और ऐसे में बाई इलेक्शंस में बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, आम आदमी पार्टी ने भी उतार दिया है, यूकेडी ने भी उतार दिया है। ऐसे में बेहतर होता कि कांग्रेस अगर पार्टी प्रत्याशी उतारी थी तो उसके पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाता और बीजेपी के कैंडिडेट को हराने का प्रयास किया जाता तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलता। लेकिन अब वोटों का जो है बंटवारा हो जाएगा, कौन किसका वोट हड़पेगा, कौन किसका वोट खींचेगा। बसंत कुमार के जो परंपरागत वोटर हैं वो क्या आम आदमी पार्टी से की रीति नीति से बसंत कुमार से के साथ जुड़े थे या फिर बसंत कुमार की कार्यशैली के हिसाब से उनके साथ लगाव था, जुड़ाव था। अब देखना होगा कि कितना वोट कटता है, किसका वोट कटता है, कितने मार्जिन से बीजेपी जीत कर आती है, या फिर मुकाबला जो है हार जीत का अंतर क्या रहता है कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में। हालांकि कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि जो बाई इलेक्शंस में चुनाव रूलिंग पार्टी जीतती है इस मिथ को तोड़ा जाए और किसी तरीके से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर आए ताकि लोकसभा चुनाव से पहले जब राहुल गांधी आए तो उनको इस जीत का तोहफा उनके सामने कांग्रेस के तमाम पीसीसी के मेंबर्स दे सकें। रोहित, जो कांग्रेस है वो तमाम तरह के मुद्दे जो है लेकर जा रही है जनता के बीच में वहाँ पर, और जो एक सबसे अहम मुद्दा बनाया हुआ है, एक तो अंकिता हत्याकांड मुद्दा बनाया हुआ है और एक बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ उसको मुद्दा बनाया हुआ है। लेकिन क्या ये मुद्दे क्या आपको लग रहे हैं इस वक्त बागेश्वर में कारगर साबित हो रहे हैं? क्योंकि इधर 200 रुपये गैस के जो दाम है वो सस्ते कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं भाई जनता के लिए तो एक छोटी सी राहत है ही है। वहीं दूसरी तरफ जो वोटर चेतना अभियान चलाया गया बीजेपी की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं एक फायदेमंद होगा, क्योंकि भाई अगर आप किसी का बनवाते हैं, कार्ड बनवा देते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, तो लगता है कि भाई चलो ठीक है, हम इन्होंने बनवाया, एक बार इनको देखते हैं, लोगों के मन में एक थोड़ी सी आ जाती है धारणा। तो ऐसे में क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर क्या समझा जाए, तो जो कांग्रेस मुद्दे लेकर जा रही है क्या उसका बेनिफिट वहां पर दिख भी रहा है? वहां पर जमीन से जुड़े लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? जितने भी ये मुद्दे हैं ये प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देश पर ही लगातार पिछले 6 या 7 महीने से कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती आई है। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात हो या फिर यूके SSSC और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मसला हो, या फिर बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मसला हो, महंगाई का मसला हो, महिला उत्पीड़न का मसला हो, चमोली आपदा का मसला हो, वो इन तमाम मसलों को लेकर जो है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व पे ही सरकार की घेराबंदी करती आई है। चाहे वो सचिवालय कूच हो, मुख्यमंत्री आवास कूच हो, धरना प्रदर्शन हो, विशाल जुलूस हो, ये सब कुछ जो इसका खाका है ये प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने खींचा था। अब चूंकि प्रदेश प्रभारी खुद वहाँ मौजूद हैं और ये चुनावी एजेंडे लोकसभा चुनाव के समय भी रहने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराया जाए और कांग्रेस का जो प्रत्याशी चुनाव में लोकसभा चुनाव में उतरेंगे उनकी जीत सुनिश्चित हो। ये मुद्दे तो उनके चुनावी मुद्दे हैं और बागेश्वर में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जा रही है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपने पूछा है वोटर चेतना अभियान का, तो निश्चित तौर पर युवा वोटर उत्साहित रहता है। वो चाहता है कि दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, उसका वोटर ID कार्ड बन जाए और मतदान के लिए बड़ा जागरूक रहता है। हमारा भी जब हमने 18 वर्ष की आयु पूरी की थी तो हमको भी बड़ा उत्साह था वोट देने का, और चूँकि अमूमन चक्कर तो काटने ही पड़ते हैं और तब जाकर वोटर पहचान पत्र मिलता है। कभी ग्राम प्रधान उपलब्ध कराता है, कभी पार्षद आपको उपलब्ध कराता है जब वो बन कराता है। ऐसे में वोटर चेतना अभियान के जरिए नए युवा वोटर्स का वोटर पहचान पत्र बनाकर उनको दिया जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसके लिए BLA 1 BLA 2 जो है बीजेपी ने तैयार किए हैं, जो सरकारी BLA के साथ काम करेंगे और घर घर जाकर सबको वोटर ID कार्ड पकड़ाया जाएगा युवा मतदाता को। तो निश्चित तौर पर वोटर ID कार्ड पकड़ाने के साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों, राज्य सरकार के अब तक के कार्यों के बारे में भी युवाओं को बताया जाएगा और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही, क्योंकि वोटर जिसका भी वोटर ID कार्ड बनेगा नए मतदाता का, चाहे वो युवा हो या युवती हो, तो निश्चित तौर पर वो अपने मत के रूप में उस पार्टी को अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि उसने वोटर ID कार्ड उसका बना कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी